नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए उस गुड न्यूज़ को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा वीडियो है ये इस चैप्टर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बताए हुए सभी पॉइंट्स को, सभी मुख्य बिंदुओं को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है बहुपद, सो सबसे पहले हम यहाँ पर बहुपद से ही स्टार्ट करते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद हमारा ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वे हमारे बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बहुपद का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है। इस तरह से हमारा ये है। तो इस तरह से हमने बहुपद को समझा कि ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं बहुपद जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है कि इसमें बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि बहुपद की घात क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बहुपद में जो हमारा चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम अगर सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखें यहाँ पर इसकी कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। इसको यहाँ पर हम समझेंगे भी, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बहुपद की घात का छोटा सा ये डेफिनेशन लिखा है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। अब यहाँ पर हम कुछ बहुपद लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा 2x - 3 है। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। तो इसमें हमारा क्या है कि ये x में बहुपद है, तो इसलिए ये जो हमारा चर है ये x, इसका घात कितना है, ये एक भी नहीं यानी कि 1 होगा। तो इसलिए इसमें हमारा जो इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पर एक ही चर है हमारा और इसका घात कितना है, 1। तो इसलिए इस बहुपद का हमारा घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि √3x + 5 ये है हमारा। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें y² - 2, इसके अलावा 2 - x² + √3x, इसके अलावा और जैसे 2 - x³, इसके अलावा 3 - x² + x³। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बहुपद के एग्जाम्पल लिए हैं। अब इनको हम बारी बारी से सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों बहुपदों की बात करें अगर हम कि यहाँ पर इस बहुपद में दोनों में सबसे बड़ी घात क्या होगी, तो जो हमारा इसमें चर की सबसे बड़ी घात है वही इस दोनों बहुपद की घात कहलाएंगी। तो यहाँ पर हमारा x की घात क्या है, 1 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी x की घात कितनी है, 1 है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ये बहुपद है दोनों, इनका सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इन दोनों बहुपदों में, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। और इधर आप देखेंगे हमारा कि इधर भी जो हमारा ये x है इसका बड़ी घात क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर x की घात 1 है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे ही हम उस बहुपद का घात मानते हैं। तो इसलिए हमारा इस बहुपद में बड़ी घात क्या है, x की 2 है, तो इसलिए इसका भी हमारा घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें तीसरे में, इसमें आप देख सकते हैं कि इस वाले दोनों बहुपदों में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें आप देख सकते हैं x की घात 3 है और इधर हमारा x की घात 1 तो 2 है और इधर 3 है। तो क्या मानेंगे हम इन दोनों बहुपदों में बहुपद की घात जो चर की सबसे बड़ी घात है यानी कि 3। तो इसलिए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद में
3 हो जाएगा घात बहुपद की। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पद के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के हमारे आधार पर जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि इन दोनों बहुपदों में आपने देखा कि इनमें जो चर की जो घात थी सबसे बड़ी वो 1 थी, तो इसलिए इन बहुपदों को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को आपने अपने पिछले क्लास यानी कि 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, एक बार हम इसको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब देखिए दूसरे बहुपद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा बहुपद था उसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी, ये 2 थी, तो इसलिए यहाँ पर हमारा इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं वो कौन से होते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा होता है द्विघात बहुपद। और तीसरा इसमें आप देखेंगे कि इन बहुपदों में जो चर की सबसे बड़ी घात थी वो कितनी थी, 3, तो इसलिए इस तरह के बहुपदों को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से हमने ये कुछ बहुपदों के प्रकार पढ़े, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और ये त्रिघात बहुपद। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा आता है बहुपद के शून्यक का अर्थ। तो यहाँ पर बहुपद के शून्य का क्या अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद है px, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास k कोई एक वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से ये हमने px को एक बहुपद माना और k को एक वास्तविक संख्या माना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर इस x की जगह पे हम k को पुट करें, तो हमारा अगर x की जगह पे k को पुट करने पे यानी कि x का मान k रखने पे अगर हमारा 0 आता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा k है वो क्या है, इस बहुपद का यानी इसका क्या है, ये शून्यक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि x का मान k रखने पर अगर हमारा ये 0 आता है तो k बहुपद px का शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक है x² माइनस 3x माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर 4 लेते हैं, यानी कि x का मान यहाँ पर जहाँ जहाँ px में यानी बहुपद में x है उसका मान हम 4 रखेंगे। तो ये x का मान कितना माना है हमने, ये 4 बराबर ये x² यानी कि 4 का स्क्वायर, ये माइनस फिर ये हमारा 3 और गुणा हमारा x का मान कितना है 4 माइनस ये 4। अब इसको देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये माइनस 3 चौक 12 और ये माइनस 4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये 16 और माइनस 12 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, माइनस 16। तो इस तरह से 16 माइनस 16 कितने आ गए, 0। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर कि हमने जब x का मान 4 माना तो हमारा इसको सॉल्व करने पे इस बहुपद को कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें 4 है वो इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि हमारा ये 0 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस बार एक अन्य x का मान लेते हैं यहाँ पर हम -1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम इस बहुपद में यानी कि x का मान -1 रखेंगे, तो ये x की जगह पे -1 बराबर ये x² यानी कि -1 का स्क्वायर और ये माइनस फिर हमारा ये क्या है इसमें 3 ये वाला और इसके बाद गुणा फिर x यानी कि -1 और इस तरह से ये हमारा -4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर ये हमारा माइनस और ये माइनस, ये हो गए हमारे प्लस और 3 का 1 से गुणा 3, इसके बाद -4। अब यहाँ से 1 + 3 4 और ये -4, तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि हमने जब x का मान -1 भी माना तो भी हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सॉल्व करने पे बहुपद को 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें -1 है वो भी इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो 4 और -1 है वो इस दिए गए बहुपद का क्या है, बहुपद x² माइनस 3x माइनस 4 के क्या है, ये दोनों शून्यक हैं। क्यों शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 0 0 लाया सॉल्व करने पे। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो ये जो 4 और -1 है ये हमारे शून्यक नहीं होते हैं।
तो ये हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा है इसमें रैखिक बहुपदों के शून्यक। तो रैखिक बहुपदों के शून्यक का क्या अर्थ है, इसको अब हम यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बहुपद है जो कि हमारा 2x+3 है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक बहुपद है और यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा इसमें k है वो इस बहुपद का कौन सा बहुपद है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा 2x+3 इसका क्या है, ये एक शून्यक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पर एक px यानी कि बहुपद माना 2x+3 और यहाँ पर हमने क्या किया कि k को इस बहुपद का शून्यक मान लिया है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो इस तरह से हमारा क्या होगा इसमें कि अगर यहाँ पर ये जो बहुपद है 2x+3 और इसका एक शून्यक k है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो p और ये x की जगह पे k पुट करें तो हमारा अगर 0 आता है तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा 2k+3 होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है। यानी कि 2 की जगह पे हमने 2 लिखा, x की जगह पे k, क्योंकि यहाँ पर x का मान हमारा k है, प्लस ये 3 बराबर 0। तो इस तरह से 2k+3 बराबर 0 आता है। तो यहाँ पर अगर हम k का मान निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये प्लस का 3 -3 हो जाएगा और ये 2 गुणा का इधर भाग में, तो k का मान कितना आ गया, -3/2। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर px यानी कि ये हमारा एक बहुपद है ax+b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ax+b है इसका यहाँ पर शून्यक क्या होगा, ax+b का शून्यक इसमें हमारा क्या होगा कि ये हमारा ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये a यहाँ पर भाग में हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसकी तरह से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा बहुपद है रैखिक बहुपद, इसमें जो हमारा इसके गुणांक है, ये जो ax+b है इसके गुणांक और ये शून्यक, इसमें आपको कोई ना कोई संबंध दिख रहा है। क्या संबंध दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर जो हमारा अचर पद है वो यहाँ पर माइनस में यानी कि नेगेटिव है और यहाँ पर x का जो गुणांक है वो यहाँ डिवाइड में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे रैखिक बहुपद होते हैं उनमें शून्यकों और गुणांकों के बीच यहाँ पर संबंध होता है। इसी तरह से जो हमारे द्विघाती बहुपद होते हैं और जो त्रिघात बहुपद होते हैं उनके भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे एक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और जो अब बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि परिचय का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करके वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसकी वजह से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो मैंने बताया था आपको एक गुड न्यूज़ इंपॉर्टेंट उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़ हमारा ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे थे कि जो मैं यहाँ पर इस नोटबुक में जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, तो इसलिए इसको मैंने सोचा कि ये सही बात है। जो आप मेरे वीडियो देखते हैं उसको समझते हैं क्वेश्चंस को, तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो जब मैं आपने इस नोट्स को आपको प्रोवाइड करूँगा तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप 1-2 बार देखेंगे तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्या किया है कि एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है। आप ध्यान से ज़रा समझना, टेलीग्राम चैनल बनाया है मैंने, जो कि क्या होता है हमारा इसमें कि इस टेलीग्राम चैनल में आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें जुड़ सकते हैं, यानी कि उसके मेंबर बन सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आपको बस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस टेलीग्राम एक ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास है आपके फ़ोन में तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर से ये टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उस पर सर्च करेंगे फ्रेंड ऑफ मैथ्स, जैसा कि हमारे इस चैनल का भी नाम है फ्रेंड ऑफ मैथ्स। इसको सर्च करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं क्या करता हूं कि जितने भी ये मैंने समझाए हैं, ये जो नोट्स बने हैं, इन नोट्स को मैं उसमें प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो इसलिए इस टेलीग्राम चैनल से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं काफ़ी अदर अच्छे क्वेश्चंस भी वहां पर मैं प्रोवाइड करता हूं जिसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो नोट्स ये बन रहे हैं इन सभी नोट्स को भी मैं वहां पर प्रोवाइड करता हूँ। ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो इस तरह से ये है, आप चैनल का नाम यहाँ पे याद रखें, फ्रेंड ऑफ मैथ, इसको सर्च करना है,
ठीक है। या फिर आप इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मैंने इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक इंपॉर्टेंट नोटिस, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड समझाए हैं आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।